मनेन्द्रगढ़ में 3 सूत्रीय मांग को लेकर मितानियों का प्रदर्शन। मितानी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से की चर्चा। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना। कलेक्टर की चिट्ठी को बताया चिंताजनक। दीपक बैज का बीजेपी पर हमला। सालवा जुडूम मामले को लेकर बोला हमला। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी कर रही गलत सवाल। मनेन्द्रगढ़ में तीज पर्व पर मायूस नजर आए एनएचएम कर्मचारी। वेतन भक्तों की अनियमितताओं से जूझ रहे कर्मचारी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी। जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। लता उसेंडी ने महाविद्यालय में सुधार के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें हाल ही में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास का अतिरिक्त प्रभार मिला है, अपने मनेन्द्रगढ़ दौरे पर इस दौरान प्रदेश भर में 25 से 28 अगस्त तक चल रही मितानियों की हड़ताल को लेकर मनेन्द्रगढ़ मितानी संघ ने उन्हें 3 प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मितानियों की प्रमुख मांगों में मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण, सेवा शर्तों में सुधार शामिल है। संघ ने मंत्री से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपील की। मंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें हाल ही में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो संभाला मिला है और अपने मनेन्द्रगढ़ दौरे पर थे और इस दौरान प्रदेश भर में 25 से 28 अगस्त तक चल रही मितानिनों की हड़ताल को लेकर मनेन्द्रगढ़ मितानी संघ ने उन्हें 3 प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ये मितानिनों का 3 मांगों को लेकर हड़ताल है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं और लोकतंत्र में ये अधिकार हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। तो निश्चित रूप से अभी अपने मांगों को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानी बहनें हड़ताल कर रही हैं, जिनमें 3 में से 3 अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो 50% का उनका मानदेय वृद्धि का है, जिसको हमारे घोषणा पत्र में भी उसको हम पूरा करेंगे, उसको लेकर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है संविलियन को लेकर, घोषणा पत्र में भी है कि हम संविलियन के लिए प्रयास करेंगे और भारत सरकार को हम इसके लिए प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। तीसरा एक मांग है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तीसरा मांग है एसएचआरसी कर्मचारियों का ठेका प्रथा को लेकर है। तो चूंकि ठेका में हम कोई काम तो दे नहीं रहे, एक एनजीओ के माध्यम से संचालित 20 सालों से हो रहा है, यदि उसको हम निकाल देते हैं तो उसमें हजारों ऐसे कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन काम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब कलेक्टर भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। पत्र में कलेक्टर ने अपने निवास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और देर रात शहर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने की अपील की। दीपक बैज ने कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर है और ये पत्र राज्य की कानून व्यवस्था का आईना बन चुका है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब कलेक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा की है और साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां पर 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई। पत्र में कलेक्टर ने अपने निवास की सुरक्षा को लेकर चिंता भी व्यक्त किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के खुद के जिले खून से पत्र लिखना पड़ रहा है
तब भी गृह मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। आखिर एनएचएम कर्मचारी क्या सरकार के दुश्मन है? ये आपके झूठे वादे के शिकार हुए हैं। वो मोदी गारंटी के नाम से बड़े बड़े वादा करके आए और सरकार 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तब से पूरे विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, सड़क पर है। सरकार आसमान पर और प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर। क्या यही विष्णु का सुशासन है? शर्म आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। अगर थोड़े बहुत भी शर्म नाम की चीज है तो संवाद करे उन कर्मचारियों से, या फिर नहीं संभल पाता है तो इस्तीफा दे दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सलवा जुडूम मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब 1.5 दशक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, जस्टिस रेड्डी का बहाना बना रही है, जबकि ये फैसला न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस नेज्जर की संयुक्त पीठ द्वारा दिया गया था। दीपक बैज ने कहा कि रमन सिंह की सरकार ने बस्तर में बिना प्रशिक्षण की ग्रामीणों को बंदूकें और मशीन गन जैसे घातक हथियार थमा दिए, जिससे अराजकता फैली है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है, वह राज्य यह जिम्मेदारी किसी को भी नहीं सौंप सकता। कोर्ट ने कहा था कि सलवा जुडूम का गठन राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने जैसा था। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अब मुद्दों से भटकाने के लिए फैसले पर संदेह खड़ा कर रही है। दीपक बैज पर बीजेपी का हमला देखने को मिला, जिसमें उन्होंने सलवा जुडूम मामले को लेकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी लगातार सवालिया निशान उठा रही है और कहा कि ये सवाल जो है वो गलत है। दीपक बैज ने कहा कि रमन सिंह की सरकार ने बस्तर में बिना प्रशिक्षण के ग्रामीणों को बंदूकें और मशीन गन जैसे घातक हथियार थमा दिए थे, जिससे अराजकता फैली। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य ये जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप सकता है। भारतीय जनता पार्टी को शायद अभी भी स्पष्ट पता नहीं है, उन्हें पता करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, सलवा जुडूम नक्सलवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना प्रशिक्षण, बिना अथॉरिटी के ग्रामीणों को हथियार थमा दिए थे। वो हथियार AK-47, मशीन गन और इंसास जैसे घातक हथियार। इस कोई बड़ा या गलत तरह का आंदोलन न जाए, इसको लेकर सिर्फ उन हथियार उठाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि शायद आपको पता होना चाहिए कि उनका निर्णय का कंटेंट है हमारे पास कि सरकार को परिस्थितिवश हिंसा का प्रयोग करने का विशेष अधिकार है, लेकिन राज्य अपनी इस शक्ति को किसी और को नहीं सौंप सकती। इसका मतलब क्या राज्य सरकार सहमत है, क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि किस ग्रामीणों को हथियार बिना प्रशिक्षण के दे दिया जाए, बिना लाइसेंस के दे दिया जाए, बिना अथॉरिटी के दे दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सहमत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संबंध में फैसला दिया कि ग्रामीणों को हथियार नहीं देना चाहिए, न कि सलवा जुडूम बंद करना चाहिए। यह पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए। और सलवा जुडूम एक स्वपुर्त आंदोलन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ग्रामीणों को सिर्फ
एक हथियार बनाकर हथियार सौंपना उनके खिलाफ निर्णय था, ना कि सलवा जुडूम के खिलाफ निर्णय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पी सुदर्शन रेड्डी के मजबूत उम्मीदवारी को देखते हुए बैकफुट पर है। अपनी हार की बौखलाहट की वजह से जो दशकों पुराने जजमेंट को भी इस तरह की राजनीतिक हथियार बनाना, क्या यह सही है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देना, राजनीतिक हथियार बनाना, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या इसको सही मानती है? कौन सी परंपरा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में बहुमत में है, बहुमत में है तो चुनाव बहुमत के आधार पर फैसला होगा। फिर इस तरह की जजमेंट को सहारा लेकर चुनाव में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी की बुजदिली नहीं है क्या ये? मनेनगढ़ जिले में तीज जैसे पारंपरिक पर्व की रौनक फीकी पड़ गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी वेतन और भत्तों में अनियमितताएं और स्थायीकरण समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। आंदोलन और वेतन में देरी के चलते कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। महिला कर्मचारियों ने बताया कि हाथों में मेहंदी तो सज गई, लेकिन पैसों की कमी के कारण त्योहार मनाना मुश्किल हो गया। जरूरी खर्चों में भी पूरा वेतन खत्म हो जाता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। एनएचएम संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बार बार शासन से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा। तीज जैसे त्योहार पर छाई मायूसी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और कर्मचारियों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल आज तीज का त्योहार है और तीज पर्व पर एनएचएम कर्मचारी मायूस नजर आ रहे। आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा है। वेतन भत्तों की भी अनियमितता से कर्मचारी जूझ रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। एनएचएम संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बार बार शासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। तीज जैसे त्योहार पर मायूसी छाई है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और कर्मचारियों की स्थिति पर गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। दरअसल हाथों में तख्तियां लिए नजर आए और संविदा प्रथा बंद करो जैसे हाथों में तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दरअसल 10 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है। कोंडागांव विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी की अध्यक्षता में शासकीय कन्या आदर्श आवासीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी बैठक में उपस्थित रही। बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों, स्टाफ की उपलब्धता, महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विधायक और कलेक्टर ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए प्राचार्य को संचालन में सुधार और परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के निर्देश दिए। वृक्षारोपण, छात्रावास की सफाई के लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति, पानी सप्लाई की समस्या समाधान, छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीम भेजने के निर्देश दिए गए। एनीमिया जांच के साथ साथ पढ़ाई के बाद छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में महाविद्यालय छात्रावास की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। महाविद्यालय की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई है और यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनभागी समिति की बैठक संपन्न हुई है और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। लता उसेंडी ने महाविद्यालय में सुधार के निर्देश दिए हैं। बैठक में महाविद्यालय और छात्रावास की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका अस्तित्व दूसरों के जीवन में प्रकाश और आशा भर दे। इसी दिव्य ध्येय को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स
फिटनेस शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि नारायण सेवा संस्थान सचमुच अपने नाम को सार्थक कर रहा। नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी परिवार में एक सदस्य असहाय हो जाए तो पूरा परिवार पीड़ा झेलता है, और जब वही सदस्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार जीवित हो उठता है। इन 400 जीवनों को जीने का नया उत्साह मिला। ये दृश्य अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा आज रायपुर में लिम्स एंड कैलिबर्स वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 400 दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ ये लगाने का काम हुआ है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, पहले नाप लेते हैं, बनता है, फिर वो सारी प्रक्रिया करके अप्रैल में इन्होंने शिविर लगाकर चिन्हांकित किया था और सारी प्रक्रिया करके आज वितरण हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश जी मानव और वर्तमान में अध्यक्ष प्रशांत जी अग्रवाल जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में दिव्यांगजनों की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में संस्था का जो नाम है नारायण सेवा संस्थान, उसी तरह का काम नर सेवा ही नारायण सेवा है इस भाव से कर रहे हैं। बहुत से दिव्यांगजनों जिनको पैर मिला है, हाथ मिला है, उनसे मैंने बातचीत की है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और खुशियां देखते ही बन रही है। और ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जीवन का जीने का एक नया उत्साह आज मिला है। मैं नारायण सेवा संस्थान की सभी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिम्ब और कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन किया। और साथ ही कार्यक्रम के बाद में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ में कई मुद्दों पर चर्चा की। और चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईडी दफ्तर के बाहर जन्मदिन मनाने की बात सामने आई, जहां भूपेश बघेल ने कहा था कि हर जन्मदिन पर ईडी मेरे घर आती थी, लेकिन इस बार मैं खुद अपना जन्मदिन मनाने ईडी के दफ्तर आया हूं। इस बयान का पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। तथ्यों के आधार पर, हर साक्ष्य के आधार पर ईडी अपना काम कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ये लंबे समय से जांच कर रही है। उसकी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाना सही नहीं है। आपको बताते चलने की कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा था कि हर जन्मदिन पर ईडी मेरे घर आती है, इस बार मैं खुद अपना जन्मदिन मनाने ईडी के दफ्तर आया हूं। इस बयान का पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी अपना काम कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा, ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज्यादा है, क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। महतारी वंदन के माध्यम से
तो इस बार के त्योहार तो और खुशियों भरा है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिम्ब और कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईडी दफ्तर के बाहर जन्मदिन मनाने की बात सामने आई, जहां भूपेश बघेल ने कहा था, हर जन्मदिन पर ईडी मेरे घर आती है, लेकिन इस बार मैं खुद अपना जन्मदिन मनाने ईडी के दफ्तर आया हूं। इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी अपना काम कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वे लंबे समय से जांच कर रही है, उसकी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाना सही नहीं है। देखिए, वास्तविकता यह है कि ईडी अपना काम कर रही है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्यवाही कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो लंबे समय से जांच कर रही है, उसके कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। मनेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मंत्री बनाए जाने के बाद मनेन्द्रगढ़ जिले पहुंचे। वहीं विधायक कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों और भरतपुर सोहनत विधानसभा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला, आतिशबाजी कर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का स्वागत किया। वहीं मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य निर्माण की जानकारी दी है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे एक बड़े विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावनाएं हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने विभाग का जिम्मा दिया है, उसको पूर्ण कर सकूं। भैया, प्रदेश में मितानी लोग हड़ताल पे हैं, इसकी क्या मांगे और कब तक पूरी हो पाएंगी? देखिए, मितानिनों का 3 मांगों को लेकर हड़ताल है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं और लोकतंत्र में ये अधिकार हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। तो निश्चित रूप से अभी अपने मांगों को, 3 सूत्री मांगों को लेकर मितानिन बहनें हड़ताल कर रही हैं, जिनमें 3 में से 3 अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो 50% का उनका मानदेय वृद्धि का है, जिसको हमारे घोषणा पत्र में भी हम पूरा करेंगे, उसको लेकर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है संविलियन को लेकर, घोषणा पत्र में भी है कि हम संविलियन के लिए प्रयास करेंगे और भारत सरकार को हम इसके लिए प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। तीसरा एक मांग है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तीसरा मांग है एसएचआरसी कर्मचारियों का ठेका प्रथा को लेकर है। तो क्योंकि ठेका में हम कोई काम तो दे नहीं रहे, एक एनजीओ के माध्यम से संचालित 20 सालों से हो रहा है, यदि उसको हम निकाल देते हैं तो उसमें हजारों ऐसे कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन काम है। स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग एवं विधि विधायक मंत्री बनते ही गजेंद्र यादव का प्रथम बार बसना नगर में आगमन हुआ। इस दौरान विधायक दिसंपत अग्रवाल और सांसद रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले शासन में ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को बड़ी तादाद में शहरी इलाकों में ट्रांसफर कर व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया था। इसके चलते हमारी सरकार युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल की है। भविष्य में भी ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बीच शिक्षक कवि प्रेमचंद साहब ने रचित कृति प्रेम की पाती का विमोचन किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।